हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख रहे हैं रायपुर से। छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी, ठीक है, छत्तीसगढ़ का भूगोल हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने 4 वीडियो देखे हैं और 4 वीडियो में छत्तीसगढ़ में बने नए जिलों की बातें हम कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के नए जिलों की बातें कर चुके हैं, ठीक है। तो वो आप जाके देख सकते हैं मेरा पिछला 4 वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी के अंतर्गत। क्या देखेंगे? जियोग्राफी लोकेशन ऑफ छत्तीसगढ़, जहां पर आपको देखने को मिलेगा अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, समय किस प्रकार से निकालते हैं, समय क्या जो है जैसे भारत में, ठीक है, सभी जगह एक ही समय है। जैसे यहाँ अगर रायपुर में 12 बजे है तो सरगुजा में, बस्तर में भी वही 12 बजेगा। लेकिन अक्षांश और देशांतर के अंतर्गत अगर देखा जाए तो समय में डिफ्रेंशिएट होता है, तो वो हम भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप पिछले क्लास हम जानते हैं, पिछले क्लास में मैंने जो है एक मैप बनाया था और वहां मैं पूरे 33 के 33 जिलों को लोकेट किया था, ठीक है। जितने भी 33 जिले थे उसको लोकेट किया था। साथ ही साथ 33 जिलों के अंतर्गत हमने ये देखे थे कि वो किस किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और मैंने कहा था ऊपर हम जाएंगे तो सरगुजा संभाग था। सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या कितनी थी भाई साहब? 6 थी। फिर नीचे आएंगे तो आपका बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 8 है। वहीं पर दुर्ग और रायपुर, दुर्ग में जिलों की संख्या 7 और रायपुर में जिलों की संख्या कितनी थी? 5। और बस्तर में भी जिलों की संख्या 7 थी। इस प्रकार से टोटल 33 हो जाते थे जिसकी हम बातें कर चुके हैं। उसके साथ साथ पिछले क्लास में ये भी बातें किए थे कि कौन कौन सा जो जिला है वो किस किस राज्य से टच होता है, ठीक है। तो बॉर्डर में जिलों की संख्या हमने 22 बताया, तो भू और श्री जिलों की संख्या 11 बताया थी। ये भी बात की थी, ठीक है। तो वो नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन वाली पार्ट हो गई थी और जो पिछले क्लास में मैंने बता दिया था, ठीक है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन वाली पार्ट। इस क्लास में हम बात करेंगे जो ज्योग्राफिक एरिया, ठीक है। चलिए वो क्या है वो समझते हैं। इसमें हम बातें जो करेंगे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ की भौगोलिक छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, हिंदी में यही बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं जियोग्राफी लोकेशन ऑफ छत्तीसगढ़। चलिए, तो एक तो हम बात करेंगे यहाँ पर, मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ किस किस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे तो वो है अक्षांश की बात करेंगे। अक्षांश रेखाएं क्या है, अक्षांश रेखाएं की बात करेंगे, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में अक्षांश रेखाएं कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है वो हम देखेंगे। दूसरा इनके अंतर्गत हम बात करेंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। फिर कुछ विशेष रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है,
विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा क्या है? ठीक है। आईएसटी लाइन क्या है? ठीक है, कहने का मतलब है मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। समय रेखा, ठीक है, जो 82.5 डिग्री रेखा है उसको मानक समय रेखा मानते हैं। क्यों मानते हैं, किस लिए मानते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे और छत्तीसगढ़ में हम दर्शा के भी बताएंगे। ठीक है, अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये सभी देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ की पहले हम बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में अक्षांशीय रेखा क्या है, ठीक है, कहां से कहां तक है, देशांतरी रेखा कहां से कहां तक है, ठीक है, ये हम पहले बात कर लेते हैं। चलिए, ये है छत्तीसगढ़ का, चलिए ये है छत्तीसगढ़ का नया मैप, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। चलिए इस प्रकार से थोड़ा, ठीक है। अब देखिए, पहले मैं दर्शा देता हूं कि अक्षांशीय रेखाएं कहां से कहां तक है, देशांतरी रेखा कहां से कहां तक है, ठीक है। चलिए, चलिए ये आप देख पा रहे हैं, सबसे उत्तर में आप देखेंगे, सबसे ऊपर में, तो आपको क्या दिखाई दे रहा हो, कौन सा जिले में छत्तीसगढ़ का, ये आपका बलरामपुर है, ठीक है। सबसे नीचे आप जाएंगे तो ये सुकमा को टच करती है, ठीक है। ये नीचे किसको टच करे, सुकमा को टच कर रही है। ये क्या है आपका 24.5 उत्तरी अक्षांश, ये क्या है भाई साहब, उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। नीचे आप जाएंगे तो ये वाला पोर्शन, यहाँ से ये जो लाइन है वो 17.46 का उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश ये है। अब आप कहेंगे सर ये आप दोनों तरफ उत्तर उत्तर लिख दें, उसको तो दक्षिणी अक्षांश होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं, उसका भी जवाब बाद में आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, 24.5 उत्तरी अक्षांश से लेकर 17.46 उत्तरी अक्षांश तक क्या है, अपना छत्तीसगढ़ है। सिर्फ अभी अक्षांश की बात कर रहा हूँ, पूरा अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, मैं पूरा एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ आप देखने को मिलेगा जो बीजापुर का, देखिए सबसे, अगर अंतिम भाग में है तो वो किसको टच कर रहा है, बीजापुर, ठीक है। और बीजापुर यहाँ पर, और इस तरफ आप देखेंगे तो सबसे इधर का पूर्व हिस्सा कौन सा है भाई साहब,
कौन सा है? जसपुर। ये कौन सा टच कर रहा है? ये जसपुर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला है आपका, ये 80-15 पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर 80-15 पूर्वी देशांतर से कितना भाई साहब, कितना? 84। ठीक है, कितना? 84-25, 84-25 आपका क्या है? पूर्वी देशांतर। अब सर बोलेंगे यहाँ पर भी आपने पूर्वी पूर्वी लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आपने क्या है? पूर्वी पूर्वी लिखे हैं, तो इसका भी जवाब बाद में मिलेगा। ठीक है, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, मेरी तबियत खराब है, ठीक है, फिर भी सर पढ़ा रहा हूँ। चलिए आराम से चलेंगे। ये हो गया आपका क्या है, किसका विस्तार? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का ये है आपका क्या है? विस्तार। ठीक है, कर्क रेखा की बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कर्क रेखा आपकी महेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर इससे होकर गुजरती है। ठीक है, आपका जो है कर्क रेखा है, ये आपका महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, यहाँ से होकर ये गुजरती है। ये क्या है भाई साहब? ये आपका है कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। मकर रेखा क्या गुजरती है? अरे मकर रेखा तो भारत में भी नहीं गुजरती भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती। ठीक है, ये भी आप बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे। चलिए, तो ये कर्क रेखा हो गया है, ये देशांतर हो गया है, अक्षांश हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे आईएसटी लाइन की। आईएसटी लाइन की बात करें तो देखिए, आईएसटी लाइन एक तो आपकी कोरिया हो गया, महेंद्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर, कोरबा हो गया आपका। आपका है जांजगीर चांपा, आपका बलौदा बाजार का महासमुंद, ठीक है, और आपका धमतरी, सॉरी गरियाबंद, आपका गरियाबंद, ये है आपका आईएसटी लाइन। अब ये आईएसटी लाइन क्या होता है ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये है आईएसटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। क्या भाई साहब? मानक समय रेखा, और मानक समय रेखा जो है 82.5, ठीक है, क्या है? मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भी क्या है? पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये सभी हो गए, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, क्या क्या है विस्तार में, फिर आगे हम एक एक करके हम देखेंगे। चलिए, अगर स्थिति एवं विस्तार की बात की जाए, ठीक है, स्थिति एवं विस्तार की बात की जाए तो अगर अक्षांशी विस्तार, अक्षांशी विस्तार, ठीक है, तो अक्षांशी विस्तार अभी जस्ट हमने देखी, ठीक है, 1746 से लेकर
1746 से लेकर 24/5 क्या है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें, तो देशांतर विस्तार 80 15 से लेकर 84 25। ठीक है, पूर्वी देशांतर तक देखने को मिला था, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, कर्क रेखा, कर्क रेखा और कर्क रेखा मैंने यहाँ बताया था, यहाँ पर देखिए 23.5 डिग्री। ठीक है, कर्क रेखा। ठीक है, और एक और है मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, और मानक समय रेखा 82.5 डिग्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, 82.5 अंश। ठीक है, चलिए, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और कर्क रेखा के बारे में हम बात करेंगे, कहाँ से क्या है। ठीक है, चलिए, कहाँ से गुजरती है वगैरह वगैरह, हम वो सब बाद में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं इन सभी के बारे में कि आखिर ये अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको सिर्फ दिखाई दे रहा होगा, अरे यार ये 80 15 है, 84 25 लिख दिया है, 82 82.5 लिख दिया, 30.5 लिख दिया है। ठीक है, 1746 लिख दिया है, क्या चीज, ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप सोचे होंगे, जाहिर सी बात है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। चलिए, अक्षांश रेखा में अगर देखा जाए तो देखिए, मान के चलिए ये ग्लोब है। ठीक है, मान के चलिए क्या है, ये पृथ्वी है। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, मान के चलिए क्या है, ये पृथ्वी है। ठीक है, चलिए, मान के चलिए पृथ्वी है। इस पृथ्वी को मैं दो भागों से बांट देता हूं। ठीक है, दो भागों से बांट दिया। ठीक है, तो दो भागों से बांट दिया, तो ऊपर का जो भाग है, ऊपर का भाग है, वो क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। नीचे का भाग क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई साहब, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ये पूरे आराम से आप समझिए, आराम से सुनिए, कॉपी पेन जो है रख दीजिए। ठीक है, ये वाला बीच का जो पोर्शन है वो 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है। क्या कहलाता है, 0 डिग्री अक्षांश, या इसको विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर विषुवत रेखा का डेफिनेशन याद रखें, बात करें, ठीक है, तो वह रेखा जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को अलग करती है, उसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये भी एक प्रकार का क्या है, अक्षांश रेखाएं है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये तो एक अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या देखिए, अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल आप देखेंगे
टोटल जो संख्या होगी, अक्षांश रेखा की टोटल की जो संख्या होगी वो होगी, कितनी होगी भाई, 180 प्लस 1 इज इक्वल टू 181। प्लस 1 क्यों लिखा हूं और 180 क्यों होगा ये भी मैं बाद में बताऊंगा। चलिए देखिए, अक्षांश रेखाएं कैसे खींची जाती है। अक्षांश रेखाएं देखिए, पहली बात ये बता देता हूं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं या जो देशांतर रेखाएं हैं वो कोई एक्चुअल में वास्तविक रेखा नहीं है। ये वास्तविक रेखा नहीं है, ये पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर खींची गई ये क्या है, एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है जिसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, और अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, यूज करते हैं, अपनी सुविधा के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। टोटल संख्या होगी 180 प्लस 1, कहने का मतलब टोटल संख्या होगी 181, ठीक है। अक्षांश रेखाएं कैसे खींची जाती है कि विषुवत रेखा की केंद्र बिंदु, ठीक है, विषुवत रेखा के केंद्र बिंदु और उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध के किसी एक बिंदु के मध्य एक कोण बनाई जाती है, ठीक है। मान के चलिए यहां से अगर मैं कोई एक स्थान ये ले लिया और एक स्थान ए ले लिया, एक कोण बनाई जाती है, एक कोण खींची जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब, इसको कोणीय दूरी कहते हैं। कहां से यहां तक की जो कोणीय दूरी है, ठीक है, इस क्यों, मान के चलिए कोणीय दूरी कितना है, कितना है, मान के चलिए 20 है, ठीक है। कोणीय दूरी क्या है, 20 है, ठीक है। 20 अंश है, अंश में लिया जाता है, ठीक है, ठीक है। कोण क्या है, 20 अंश का, ठीक है। कोणीय दूरी कितने है और कोण कितना बना है, 20 अंश का कोण बना रहा है, और इसको इसी इसी बिंदु से विषुवत रेखा के पैरेलल हम क्या कर देंगे, विषुवत रेखा के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, यहां से भी और यहां से भी, और ऐसी करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ऊपर जो है ये 0 डिग्री के ऊपर 20 डिग्री, और ये है ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 20 डिग्री। वैसे ही हर जगह खींचेंगे, ठीक है, वैसी, ठीक है। एक अगर यहाँ लेके यहाँ खींचे, फिर यहाँ खींचे, अगर वो इसको फिर से पैरेलल ले जाए और मान के चलिए ये कितनी है, 10 डिग्री का कोण बना के इसको पहला खींचे तो 10 डिग्री का यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, 10 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, किसी भी ग्लोब की, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध के किसी भी बिंदु और अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, कहने का मतलब विषुवत रेखा के केंद्र बिंदु से उनकी कोणीय दूरी मापेंगे, और जितना कोण निकलेगा उससे हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन खींचते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लाइनें बनती है वही लाइनें क्या कहलाती है, वही लाइनें कहलाती है भाई साहब, अक्षांश कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है, ठीक है। अब समझिए, याद रखिए, अब देखिए ये वाला पोर्शन, सबसे ऊपर वाला पोर्शन और सबसे नीचे वाला पोर्शन की बात करें तो अगर मैं यहां से कोण बनाऊं, यहां से कोण बनाऊं, यहां से, अब मैं बनाना चाहता हूं डायरेक्ट ऊपर पोल से कोण, तो पोल से अगर मैं कोण बनाऊं तो कोण कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा पोल से, तो इन दोनों के बीच कोण कितनी है भाई साहब, यहां से यहां तक की कोण कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की कोण की कितनी है, 90 डिग्री। कोण कितनी है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब अब देखिए एक चीज और याद रखिए, ये अक्षांश रेखाएं प्रत्येक 1 डिग्री पर खींची गई है। ये रेखाएं जो है, रेखाएं क्या है, प्रत्येक 1 डिग्री पर खींची गई है। दो चीज याद रखिए इसके लिए, खींची गई है, अक्षांश रेखाएं प्रति 1 डिग्री पर जो खींची गई है, पहली बात ये याद रखिए, ठीक है। अब प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखा खींची जाएगी, प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखा खींची जाएगी,
तो सबसे अंतिम कौन होगा, सबसे ऊपर पोल और सबसे नीचे भी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो नीचे भी कितना डिग्री हो जाएगा, नीचे भी क्या है, ये कितना का कोण एंगल बना रहा है, कितना का एंगल बना रहा है, यहाँ पर भी 90 बना रहा है। तो प्रत्येक 1 डिग्री पर अगर एक रेखा खींची गई जिसको अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है, तो वो टोटल कितनी होगी, क्योंकि अंतिम क्या है 90, तो हर प्रत्येक 1 डिग्री पर खींची गई होगी, तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90, और 9 दूनी 18, 180 हो गया, 180 हो गया। तो टोटल मैंने कहा था 180, और +1 क्यों लिखा, क्योंकि +1 क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। विषुवत रेखा को भी तो गिनेंगे भाई साहब, तो विषुवत रेखा के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं और विषुवत रेखा के नीचे 90 अक्षांश रेखाएं, तो टोटल कितने हो गए, 181 अक्षांश रेखाएं, और हर अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री पर खींची गई है, ये याद रखिए, और हर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, ये भी याद रखिए। प्रत्येक अक्षांश अक्षांश प्रत्येक अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है भाई साहब, की दूरी 111 किलोमीटर होता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो भारत है, पहले मैं भारत की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। आप जानते हैं, एक चीज और बता देता हूँ, फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको बाद में बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहीं पर चलिए, यहीं पर अगर हम बात करें, यहीं पर हम बात करें तो ये है आपका विषुवत रेखा 0 डिग्री, ठीक है। देखिए कुछ विशेष अक्षांश रेखाएं होती हैं, कुछ विशेष अक्षांश रेखाएं होती है, जिसको हम कहते हैं, दो नाम से जानते हैं, एक जो है विशेष अक्षांश रेखाएं, एक होता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, ठीक है, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, ये इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, और आप जानते हैं ये अभी जैसे बताया विषुवत रेखा है भाई, ठीक है, कौन, 0 डिग्री क्या है, विषुवत रेखा है। देखिए पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, और वो 23.5 अंश झुका हुआ था, पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है, 23.5 अंश झुका हुआ है, और अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ये आप जानते हैं, नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का किरण है, ठीक है, सूर्य के किरण है, एक विशेष रेखा बनाने का यहाँ तात्पर्य हम देखेंगे। यहाँ की सूर्य की जो किरण है, क्या कहा जाता है कि सूर्य के किरण विषुवत रेखा से कर्क रेखा, कर्क रेखा से फिर वो पुनः विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा से पुनः कहा मकर रेखा, और मकर रेखा से पुनः कहां पर, विषुवत रेखा में एक वर्ष में एक बार तय करती है। सूर्य की लंबवत किरणें, मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई साहब, सूर्य की लंबवत किरणें, सूर्य की लंबवत किरणें एक वर्ष में एक वर्ष में एक वर्ष में क्या करती है, ठीक है, एक वर्ष में क्या से कहा जाती है, एक वर्ष में विषुवत से कर्क, और फिर कर्क से विषुवत जाती है, फिर पुनः विषुवत से मकर जाती है, और मकर से फिर पुनः कहा जाती है, विषुवत जाती है।
मैं फिर दोहरा देता हूं, मैंने क्या कहा, सूर्य की लंबवत किरणें एक वर्ष में क्या होती है, ठीक है। लंबवत किरणें का समझते हैं ना, लंबवत किरणें, लंबवत किरणें ऐसी किरणें, ठीक है, कि डायरेक्ट अगर मेरे सिर पर पड़े तो वो मेरी परछाई जो है गायब कर देती है। ऐसे किरणों को हम क्या कहते हैं, लंबवत किरणें कहते हैं। और वो लंबवत किरणें जब पड़ेगी तो हमारा जो है परछाई जो है पूरी तरह से गायब हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं लंबवत किरणें। इसलिए आप देखे हैं, ठीक है, मई जून के महीने में आप देखेंगे, क्योंकि देखिए लंबवत किरणें पड़ेगी। देखिए सूर्य यहाँ पर है आपका सूर्य, ठीक है, ये है आपका पृथ्वी, क्या है आपका पृथ्वी, और ये क्या है, ये आपका पूर्व से पश्चिम घूम रहा है। और पूर्व से पश्चिम जैसे घूमेगा सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ेगा तो पूर्वी भाग, ठीक है, इसके जो है इसके पूर्वी भाग में क्या है, ज्यादा जो प्रकाश पड़ेगा और धीरे धीरे इधर क्या अंधेरा रहेगा, जाहिर सी बात है, वो पूर्व से पश्चिम ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये सारी बातें हम करें। फिलहाल मुझे क्या चाहिए था, अभी फिलहाल कर्क रेखा क्या है, मकर, क्योंकि ये सवाल, ये क्वेश्चन जो है चीजें आया भाई साहब, ये चीज मैं अगर बता दूं भाई साहब, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है, लिख लीजिए 4 जिलों के नाम, लिख लीजिए आपके 7-8 आईएसटी जो है लाइन से गुजरती जिलों के नाम। अब लिख लीजिए पूर्वी देशांतर क्या होता है, 80-15, आप लिख लीजिए 84-25 पूर्वी देशांतर। तो बस हो गया, याद तो करेंगे रटेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन याद करना है, रटना है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब समझ तो भी आना चाहिए है क्या चीज, ठीक है, जो हम चीजें देख रहे हैं वो है क्या चीज, वो तो समझ आनी चाहिए ना। तो यही है, ठीक है, एक विशेष रेखा को कर्क रेखा या मकर रेखा बोलते हैं। अब देखिए यही कर्क रेखा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं भारत की परिप्रेक्ष्य, भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भारत यहाँ पर है। अगर भारत की स्थिति में बात करें, भारत की स्थिति, इंडिया की स्थिति की बात करें, तो यह कहाँ है, इंडिया की स्थिति की बात करें तो कहाँ पर है भाई साहब, भारत कहाँ पर है, यहीं पर है, आपके कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। और कर्क रेखा से क्या हुआ, कर्क रेखा यहीं से होकर गुजरती है, ठीक है। और वही कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, आपके जो है छत्तीसगढ़ से, जहाँ पर महेंद्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, यहाँ से गुजर, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि मैंने, जैसे कि मैंने कहा कि गर्मी के दिनों में मई जून के महीना में, मई जून के महीना में आपको यहाँ भारत पर आपको क्या पड़ेगा, गर्मी पड़ेगा। और दिसंबर के महीना में, ठीक है, दिसंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में आपको क्या है, ठंडी पड़ेगा। लेकिन दिसंबर के महीने में मकर रेखा पर आ जाती है वो लंबवत किरणें, और दिसंबर के महीने में आपका भारत ठंडी भी से ग्रसित होता है, और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया पर जो लंबवत किरणें चमकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या स्थित है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया, क्या है भाई साहब, मकर रेखा पर कौन सी जो है देश है, ऑस्ट्रेलिया है, और कर्क रेखा पर जो है भारत है। तो कर्क रेखा की बात करें तो लंबवत किरणें जब कर्क रेखा पर पड़ेगी तो चमकेगा, कहने का मतलब ज्यादा भाई, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश वालों को चमकेगा, और उसी कारण से आप जते, इसी कारण से भी एक वर्ष में जो है धूप, छांव, पानी, बरसात, ये सब बातें हम अलग से पढ़ेंगे फिलहाल। लेकिन मैं यहाँ कर्क रेखा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि है ये टॉपिक, ठीक है। चलिए, थोड़ा मैं सिस्टम को चार्ज में लगा देता हूँ, और 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, ठीक है, सिस्टम को चार्ज में लगाता हूँ और लाइट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए 2 मिनट वेट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम।
चलिए, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। तो ये हो गया आपका जो है किसकी बातें हो गई भाई साहब, आपके देख सकते हैं आपके उत्तरी अक्षा जो है, देखिए अब लिखा क्या है, अब लिखा क्या है यहाँ पर, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 24/5 उत्तरी अक्षांश से लेकर, ठीक है, 17:46, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, यही लिखा है। 17:46 से 24/5, ठीक है। ठीक है, वही लिखा है। मैंने क्या कहा, 17:46 उत्तरी अक्षांश से लेकर 24/5 उत्तरी अक्षांश लिखा है। अब ये उत्तरी उत्तरी लिखा है, इसी को मैं बोल रहा था कंफ्यूज हो जाते पहले, क्योंकि ये देखिए अक्षांश जो 0 डिग्री अक्षांश है उसके ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध है, और उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। जाहिर सी बात है। नीचे है जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर विषुवत रेखा के नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है, और दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई जो रेखा है या दक्षिणी गोलार्ध में जो खींची गई लाइन है उसको हम दक्षिणी क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। जाहिर सी बात है, विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी अक्षांश, विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी अक्षांश। और चूंकि हमारा जो भारत है, चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम कहा, हमारे जो लाइन आएंगे, अक्षांश रेखाएं आएगा, वो क्या है, वो क्या है भाई साहब, उत्तर में आएगा। पहली बात ही हम उत्तर की बात कर रहे हैं, ठीक है, दक्षिण में। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर स्थित है, ठीक है, किस स्थान पर स्थित है, मैंने क्या कहा, यहाँ पर स्थित है। और ये है आपका, क्योंकि पूर्वी क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देखिए बांट के देखेंगे तो हमारा इंडिया कहाँ पर है, ठीक है, हमारा इंडिया कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो उत्तर में भी आ गया, ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखाएं के अंतर्गत उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, और देशांतर के अंतर्गत ये पूर्वी देशांतर है, ठीक है, देशांतर की भी बात हम करेंगे, ठीक है, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो यहाँ पर है स्थित, आप याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो इसलिए दोनों तरफ मैंने क्या लिखा, उत्तरी अक्षांश यहाँ पर भी लिखे, उत्तरी अक्षांश यहाँ पर भी लिखे, क्योंकि अक्षांश रेखाओं में, ठीक है, उत्तर की ओर है, जो उत्तरी गोलार्ध में हमारा इंडिया पड़ता है, हमारा छत्तीसगढ़ पड़ता है, इसलिए क्या है लिखा है यहाँ पर
उत्तरी अक्षांश। दक्षिण अक्षांश आप सोचेंगे यहाँ लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, इसी का नाम। तो ये जो लाइन खींची गई है, ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक है खींची गई, वो यही लाइन है कि जैसे जैसे देखिए अक्षांश रेखा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, अक्षांश रेखा है हर एक डिग्री पर खींची गई है, ठीक है, और हर जो एक अक्षांश रेखा के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है, और जैसे जैसे हम अक्षांश रेखाएं बढ़ते जाते हैं, आगे हम बढ़ेंगे, वैसे देखिए अक्षांश रेखाओं जो है वो छोटी नजर आती जाती है, ठीक है, उनकी जो है क्या हो जाए, हल्की सी क्या है, छोटी नजर आती है, डिस्टेंस जो है दम, और जाके जाते क्या होता है, डॉट हो जाता है। कहने का मतलब है अगर विषुवत रेखा से जो है हम इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर है, नॉर्थ, नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। साउथ पोल जैसे जैसे विषुवत रेखा से साउथ पोल की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे उत्तरी अक्षांश जो है, ठीक है, अक्षांश रेखाएं, ठीक है, वो एकदम छोटी होती जाती हैं, छोटी हो जाती है, और एकदम पोल में जाके एकदम डॉट हो जाती है, पोल में जाके एकदम क्या हो जाती है, डॉट हो जाती है। जैसे आप देखते हैं ना, जैसे आप देखते हैं संतरा खाते हैं, सेब खाते हैं, ठीक है, संतरा खाते हैं, सेब खाते हैं, तो बीच में ये जो डॉट होता है, संतरा या सेब या जो फुटबॉल होगा, ठीक है, वो बीच में जो डॉट होता है, वही मान के चलिए नॉर्थ पोल है, उसके नीचे साउथ पोल है, ठीक है, ऐसा तो आप एनालाइज किए होंगे, ठीक है, तो इतना डीप में अभी अभी नहीं जाएंगे, अभी बहुत बाकी है, ठीक है, हम जब भारत की जो भूगोल पढ़ेंगे वहाँ और अच्छे से हम पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए उत्तरी गोलार्ध में है, इसी कारण उनको उत्तरी अक्षांश जो है लिखा जाता है। चलिए बात करेंगे अब, ये अक्षांश रेखाओं की बात हो गई, देशांतर रेखाओं की हम बात करेंगे, ठीक है, देशांतर रेखाओं की बात करेंगे। देशांतर रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं, चलिए देशांतर रेखाएं वो तो हो गया अक्षांश रेखा, अब देशांतर रेखा क्या है, मान के चलिए ग्लोब है, मान के चलिए पृथ्वी है, देशांतर रेखाएं भी एक प्रकार की जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, देशांतर रेखा भी क्या है, एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं। तो ये पोल है, ये साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए हमने क्या किए, इस प्रकार से लाइन खींची, और ये जो काल्पनिक लाइन जो देख रहे हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते हुए जो काल्पनिक लाइन मैं खींच रहा हूं, वही काल्पनिक लाइन क्या कहलाता है, यही कहलाता है देशांतर रेखा। क्या कहलाते हैं भाई साहब, यही क्या कहलाता है, देशांतर रेखाएं कहलाती है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ देशांतर रेखाओं की अगर संख्या की बात की जाए, ठीक है, यहाँ देशांतर रेखा की जो है संख्या कितनी होगी, तो संख्या कितनी होगी भाई साहब, एक फुटबॉल की बात करें, या फुटबॉल एक वृत्त, अगर मैं आपसे पूछूं सॉरी, अगर मैं आपसे पूछूं एक वृत्त, ठीक है, एक वृत्त, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है पूरे वृत्त में, जो है पूरे वृत्त का, ठीक है, अगर वृत्त के इतने की त्रिज्या की बात करें, ये टोटल कितना होता है, 360 होता है वृत्त पूरी तरह से, ठीक है, या किसी, ठीक है, ये 90 अंश का हो गया, ये भी 90 अंश हो गया, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ठीक है, कितने अंश का हो गया टोटल 360, 18 180 360, तो टोटल कितनी संख्या होगी, 360, कितनी 360 लाइन, क्योंकि प्रत्येक डिग्री में, जैसे कि मैंने कहा प्रत्येक डिग्री में, ठीक है, ये जो है कितनी डिग्री की होगी, एक वृत्त जो है, मैंने कहा एक वृत्त या एक फुटबॉल कितने डिग्री की होती है, ठीक है, 360 डिग्री की होती है, ठीक है, 360, तो प्रत्येक एक डिग्री पर क्या खींची गई है, देशांतर रेखा खींची गई है, देशांतर
रेखा खींची गई, जैसे अक्षांश रेखा खींची गई तो वैसे ही प्रत्येक 1 डिग्री पर देशांतर रेखा क्या की है, खींची गई है। और जब प्रत्येक 1 डिग्री पर देशांतर रेखा खींची गई है और टोटल होता है 360 डिग्री, तो टोटल कितनी रेखा खींची जा सकती है, 360 360 लाइन खींची जा सकती है। तो अक्षा देशांतर रेखा की संख्या क्या होती है, 360 होती है। चलिए अब देखिए यहाँ पर स्थिति ये है कि मान के चलिए मैंने क्या कहा, ये है आपके गोला, ये कुछ जो है रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये मैं एक विश्वत को बना के रख देता हूं भाई, विश्वत को मैं बना ही देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक, यहां पर क्या है, लंदन है, और लंदन की ग्रीनविच, जो लंदन है समझेगा, लंदन के ग्रीनविच अपनी सुविधा के लिए हमने मान लिया कि लंदन की ग्रीनविच है, इस ग्रीनविच को हमने क्या किया, 0 डिग्री देशांतर मान दिया। याद रखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा कौन सा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन सा है आपसे पूछेगा, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है भाई साहब, वो है लंदन का ग्रीनविच अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन लंदन की ग्रीनविच को 0 डिग्री मानते हैं और इधर हम जाएंगे, अगर हम राइट साइड बढ़ेंगे, मेरे तरफ से राइट साइड मतलब पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व दिशा को हम क्या करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर बोलते हैं। और 0 डिग्री के पश्चिम की तरफ जितने भी आपके जो है लाइन होगी या जितने देशांतर होगी उसको क्या बोला जाता है भाई, पश्चिम देशांतर बोला जाता है, ठीक है। चाहे वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री बोल सके, ठीक है। तो 0 डिग्री के राइट साइड बढ़ेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर। 0 डिग्री के लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो उसको हम बोलते हैं पश्चिमी देशांतर के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसीलिए इसीलिए क्योंकि हमारा भारत यहाँ पर स्थित है पूर्वी देशांतर में, क्योंकि ये पूरा यहाँ से जितने एरिया होंगे, ठीक है, यहाँ से ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, ये पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। इसलिए दोनों तरफ जो लिखा गया होगा, ठीक है, आप ध्यान दिए होंगे 80-15 पूर्वी देशांतर से लेकर 84-25 पूर्वी देशांतर। तो आप सोचोगे भाई साहब ये दोनों पूर्वी पूर्वी क्यों लिखा है, ठीक है। एक में तो पश्चिमी इधर लिख देना चाहिए था, इधर पश्चिम देशांतर, इधर पूर्वी देशांतर, क्योंकि पश्चिम तरफ है। ऐसा सोचे होंगे, जाहिर सी बात है पढ़ते समय अपने जो है ध्यान दिए होंगे, ठीक है। लेकिन होता ऐसी है, ठीक है, जब आप जो है फैक्चुअल चीज पढ़ेंगे, फैक्ट चीज पढ़ेंगे, जब कॉन्सेप्ट चीज पढ़ेंगे तो दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो ये है आपका पूर्वी देश। अब देखिए क्या होता है, ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक समय की भी बात आती है, जिस मैं अब इसके बाद समझाने वाला हूँ आईएसटी लाइन, ठीक है। क्या है, आईएसटी लाइन, इसके बाद मैं समझाऊंगा आईएसटी लाइन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, मतलब मानक समय रेखा, ठीक है, जो आपके छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ से जो है लगभग 7 जिले, 7 या 8, अभी 8 हो गए शायद, वो जो है महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बेट हुए 8 जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। उसकी बात करूंगा। अब देखिए क्या होगा, ये लंदन की जो ग्रीनविच टाइम है, समझेगा, ये लंदन का जो ग्रीनविच टाइम है इसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, 0 डिग्री मान लिए हैं अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है। अब क्या स्थिति है कि जो पूर्वी देशांतर का जो समय होता है, यहाँ का जो समय होता है वो हमेशा आगे होगा एज कंपेयर टू जो है पश्चिमी देशांतर, इसका समय पीछे होता है। और आगे और पीछे का मतलब कैसे, ठीक है, कहने का मतलब अगर इस ग्रीनविच में, इस ग्रीनविच में मान के चलिए ग्रीनविच में जो है 9 बजे है, ठीक है, क्या हुआ है, इस ग्रीनविच में क्या है, 9 बजे है, सुबह के 9 AM हुए हैं, ठीक है। तो इसमें मान के चलिए, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जैक्टली भी नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ आगे होगा, क्या होगा, 9:15 हुआ होगा AM,
ठीक है, और वहीं पर यहाँ पर हुआ होगा 8:45 जो भी है, जितना भी ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि पूर्वी देशांतर का समय हमेशा आगे रहता है एज कम्पेयर टू जो है पश्चिमी देशांतर। ठीक है, यहाँ जो है 9 बजे है तो इसके पहले 8:45 होगा। ठीक है, और यहाँ 8:15 होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आगे पीछे कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। आप जानते हैं, आप जानते हैं मैंने क्या कहा, प्रत्येक एक डिग्री पर, ठीक है, प्रत्येक एक डिग्री पर क्या है, 111 किलोमीटर की है। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा, ये जो पृथ्वी है, एक चीज और समझिए, ये जो पृथ्वी है, ये जो, ये क्या है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या कर रही है, ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, ये घूम रही है, किससे, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, ऐसे घूमते पूर्व से और पश्चिम की दिशा की ओर ये क्या कर रहे हैं, ये घूम रही है। ठीक है, सॉरी, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, इस तरफ ऐसे राइट एंगल में घूम रही है। अब देखिए घूम रही है तो इसका मतलब क्या, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पूर्वी भाग में पड़ेगा। ठीक है, पूर्वी भाग में पड़ेगा तो ये घूमती है, तो पृथ्वी क्या गोल है मान लिए, तो इनका पूरा कितना 360 गोल है। कहने का मतलब ये पूरे कितनी डिग्री है, कितना है ये 360। ठीक, 360 लाइन हमने खींचे हैं। ठीक है, 360 है, और ये 360 को, पूरे 360 को घूमने में हमें कितना समय लगता है, 24 हावर का समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। आप समझिएगा। ठीक है, पूरी थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैंने क्या कहा, पूरे पृथ्वी को 24 घंटे, ठीक है, में घूमने में, ठीक है, पूरा 360 घुमाने में उसको 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, चलिए, तो 360 डिग्री बराबर 24 हावर लगता है, 24। ठीक है, 24 क्या है, आवर लगता है, घंटा लगता है। और एक मान के चलिए एक डिग्री घूमने पर कितना होगा, 24/360 इंटू 60 इसलिए क्योंकि इसको आवर में है, इसको हम चेंज कर रहे हैं मिनट में। ठीक है, तो ये क्या है, 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 40 हो गया, जीरो हो गया, और ये 36 जीरो। ठीक है, तो ये कट जाएगा, और ये 36 दूनी 72, 72 दूनी 100, जो 44 मतलब 4, 36 दूनी 72 और डबल करेंगे तो 4, तो 4 मिनट एक डिग्री घूमने में। ठीक है, कितना, एक डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लेता है, 4 मिनट का समय लेता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, और घूमने पर कितना मिनट का समय लेगा, 4 मिनट का, एक डिग्री ही घूमने पर। और प्रत्येक डिग्री पर एक लाइन खींची गई, मैंने क्या कहा। ठीक है, प्रत्येक डिग्री पर एक लाइन खींची गई है, और एक डिग्री घूमने पर 4 मिनट का समय लगता है, और 360 पूरा डिग्री घूमेगा तो आप जानते हैं 24 घंटे में अपना जो है एक चक्कर मार लेता है, एक चक्कर पूरा करता है। तो एक डिग्री घूमने पर कितना समय लेगा वो भाई साहब, वो 4 मिनट का समय लेता है। ठीक है, कितना मिनट का समय लेता है, 4 मिनट का समय लेता है। ठीक है, कहने का मतलब है, अगर मैं यह देशांतर, यहाँ पर देशांतर को दर्शाऊं यहाँ, और यहाँ पर अगर 9 बजा है, मैंने जैसे कि यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर 9 बजा है, तो ये इस चौथे वाले पर कितना बजेगा, तो 4 मिनट यहाँ पर, 4 4 8 4 12, 9:01 2 3 4 या 12। ठीक है, 4 दिया 12, 9:12 होगा, कहाँ पर, इस चौथे वाले जो है देशांतर रेखा के पास। ठीक है, और जब भारत की बात करते तो आप जानते हैं स्टार्टिंग में जब सूर्य का प्रकाश अरुणाचल प्रदेश पड़ता है तो वो पूर्वी दिशा है, और पश्चिम में सबसे पश्चिम जो गुजरात पड़ता है, ठीक है, वो तो बहुत दूर हो जाएगा। फिर कहने का मतलब भारत में ही कई देशांतर रेखा की होकर गुजरती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ही 3 से 4 देशांतर रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसमें हर देशांतर रेखाओं
रेखाओं पर अगर जो है स्थिति होगी तो कहीं तो 9 बजे होंगे जिस समय, तो कहीं 9:15 होगा, कहीं तो 9:30 होगा, कहीं तो जो है 10 बजा होगा, 10:30 होगा, 11 बजा होगा। तो भारत में ही देशांतर रेखाओं के इसी कारण से ही जो है अलग अलग समय दर्शाएगा। तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी भाई साहब, कि मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में रायपुर में बैठा हूँ और आप बोल रहे हैं दिल्ली में तो अलग टाइम है। अब जानते हैं दिल्ली का 5:30 से आगे है ऐसा, वो भी मैं बताऊंगा कैसे क्यों होता है। ठीक है, तो दिल्ली में बैठे हैं और आप बोलेंगे भाई साहब यहाँ तो अभी जो है 9 बजे, वहां तो दिल्ली में 11 बज गए, 12 बज गए। तो इसके लिए हर देश ने क्या किया है, इसके लिए हर देश ने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया। ठीक है, एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया है। और स्टैंडर्ड टाइम कहने का मतलब क्या है भाई साहब, जैसे कि चलिए मैं थोड़ा से, मैं इसकी अगर बात करूं, मैं अभी भारत की बात करूं। ठीक है, भारत ने भी स्टैंडर्ड टाइम बनाया है। अरे ये दूसरा आ गया क्या? ठीक है, तो थोड़ा वेट करिए। अ, यह है कि नहीं वैसे, आई थिंक जो भी है, अ, चलिए मैं इसी को ही बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मान के चलिए इंडिया है, इंडिया में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ है, आप हम क्या पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ पर है। ठीक है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। और हमारा जो इसको मैं इस प्रकार से कर देता हूँ। ठीक है, ये है छत्तीसगढ़। और हमारा जो आईएसटी लाइन है, आईएसटी लाइन है, ये यहीं से होकर गुजरती है। आईएसटी लाइन जैसे हमने कहा भारत की, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और यहाँ पर आईएसटी लाइन आपको देखने को मिलता है, जो जो गरियाबंद वाला क्षेत्र है, यहाँ से ऐसे होकर ये गुजर जाती है। क्या है, आईएसटी लाइन, जो कि 42.5 आपको देखने को मिलता है। ये आपने देखे होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। और ये नैनी से जो निकलती है, जो इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी से जो देशांतर रेखा निकलती है, जो देशांतर रेखा गुजरती है, गुजरती है, उसी को उसी को हम क्या कहते हैं भाई साहब, उसी को मानक समय रेखा कहते हैं। मानक समय रेखा कहते हैं, समय रेखा रेखा कहते हैं, जो सभी जगह सेम होगा, जो सभी जगह क्या होगा, सेम होगा, एक ही होगा, सेम होगा। ये अपनी मेरा लाइन है, जो भी आप लिख लिए समझ गए तो बस समझ गए। ठीक है, इलाहाबाद की जो नैनी से देशांतर रेखा निकलती है, गुजरती है, जो छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश करती है, तो वहां की जो समय है, वहां का जो टाइम है, वो सबके लिए क्या होगा, एक्चुअल होगा, अलग होगा। कैसे एक्चुअल होगा, अब देखिए मैंने जैसे कि मैंने क्या कहा, ये ग्लोब के बारे में बताया था। ठीक है, ये है आपका जो है क्या है, चलिए दूसरे कलर लेता हूँ। ये है आपका देशांतर रेखा। ठीक है, ये क्या है आपका देशांतर रेखा। इस देशांतर रेखा में मैंने क्या कहा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, यही क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, और मान के चलिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला है आप क्या क्या है भाई साहब, आपका 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री क्या है, जो है देशांतर है। अब जैसे कि मैंने कहा प्रत्येक एक डिग्री के मध्य, प्रत्येक एक डिग्री के मध्य 4 मिनट का अंतराल होता है, अंतर होता है। ठीक है, कहने का मतलब इस डिग्री से
यहाँ से दूसरे लाइन जाएंगे तो 4 मिनट लगेगा, फिर दूसरे लाइन में फिर 4 मिनट ऐड करना पड़ेगा, फिर तीसरे लाइन में 4 मिनट लगेगा। हर डिग्री में क्या है 4 मिनट का समय लगता है, और हर डिग्री जो है ठीक है क्या है 4 मिनट का समय घूमने में। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, और सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, और सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो वो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, और जहां प्रकाश पड़ेगा वहां तो खैर सुबह होगा। कहने का मतलब जैसे मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश में स्टार्टिंग में सुबह होगा पहले, फिर 2 घंटे बाद लगभग क्या है कहा जाता है कि आपके गुजरात में सुबह होता है। ये क्यों होता है, कारण ये ठीक है, लेकिन इसके लिए टाइम बांधा गया है कि भाई साहब भारत के प्रत्येक वो राज्य प्रत्येक जगह में, चाहे छत्तीसगढ़ हो कहीं भी हो, समय एक ही लगेगा। चाहे 5:30 बजे होगा तो वहां भी 5:30 बजेगा। ठीक है, एक ही समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए 0 डिग्री से लेकर, अगर मैं बात करूं 82.5 डिग्री की, ठीक है, तो 1 डिग्री के लिए 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री के लिए कितना मिनट का समय लगता है भाई साहब, 4 मिनट का समय लगता है। और 82.5 डिग्री के लिए कितने समय का लगेगा, ठीक है, अब मान के चलिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय लगता है, ये आप जानते हैं। तो 82.5 को मैं इस प्रकार लिखता हूँ, 82 प्लस हाफ अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, तो 82 ये हो जाएगा 82 इंटू 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 चौक 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 228। हम इंटू करेंगे कितना हो जाएगा भाई साहब 228। अगर 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट है तो आधे डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, आधे डिग्री को कितनी, इसका आधा कर देंगे, 4 का आधा 2। ठीक है, तो 2 मिनट वही तो होगा भाई। अगर 1 डिग्री, अगर आपको 1 किलोमीटर जाने पर 4 मिनट लगता है, तो आधा किलोमीटर जाने पर कितना लगेगा, 2 किलोमीटर लगेगा ना, लगेगा कि नहीं। तो बस वही है, यहाँ अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो हाफ का निकल जाएगा, तो 230 कितना हो गया है 230। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक जो हम समय ट्रेवल करेंगे वो कितना होगा भाई साहब 330 क्या होगा मिनट्स में होगा। लेकिन हम इसको कन्वर्ट करते हैं, यदि हावर्स में, हावर्स में कन्वर्ट करते हैं तो आप जानते हैं ये कितना होगा 5 घंटे 30 मिनट होगा, क्योंकि आप जानते हैं 5 5 छक्का 30, ठीक है 300 ये हो जाता है। ठीक है, 60 से अगर इंटू करेंगे 6 पंचे 30, तो 300 ये हो जाता है, क्योंकि हावर मतलब 60 मिनट 1 हावर। तो 5 हावर को कन्वर्ट करेंगे तो 300 जो है वो कितना हो 5 घंटे में तब्दील होगा, और 30 का 30 मिनट बचा है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं ना। चलिए, तो टोटल क्या हो गया है यहाँ पर, अगर टोटल देखा है तो 5 घंटे 30 मिनट का फर्क है, कहाँ से, ग्रीनविच टाइम और भारत के नैनी से। भारत में आप इसीलिए आप मोबाइल चलाते होंगे, आप मोबाइल अब इंस्टॉल करिए अनइंस्टॉल करिए, स्टार्टिंग में जब पूछा जाता है कि दिल्ली मुंबई आगरा, ठीक है, वैसे उसका टाइम सेट करना है, तो दिल्ली का टाइम जो है आपका 5:30 जो है वो है। ठीक है, फिक्स टाइम, तो उस हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो नैनी का जो है इलाहाबाद की जो है नैनी से गुजरने वाली जो देशांतर रेखाएं हैं वही डिसाइड करती है, क्योंकि ग्रीनविच की टाइम से ये कितने हैं 5.5 घंटा आगे है हमारा भारत देश जो नैनी है। ठीक है, कितना है 5.5 घंटा आगे है, इसलिए जो आईएसटी लाइन की बातें इसलिए हो रही है। ठीक है, चलिए ये है आईएसटी लाइन। चलिए, तो ये समझाने वाली बातें हैं, बातें थी। ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, जो चीज जरूरत की चीजें हैं वो लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जरूरत की चीजें हम क्या करेंगे लिख लेंगे। देखिए
ये सबसे उत्तरी हिस्सा, सबसे दक्षिणी हिस्सा, सबसे पूर्वी हिस्सा और सबसे पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, तो उत्तरी अगर हम देखें, सबसे पूर्व जो है, जो बलरामपुर है, ठीक है, जो बलरामपुर है सबसे उत्तरी हिस्सा यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं दूसरे में, एक मिनट, इसको मैं दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अगर देखें तो जो बलरामपुर का जो जगह है, ठीक है, बलरामपुर, तो बलरामपुर का जो जगह है वो क्या है भाई साहब, सबसे उत्तरी हिस्सा। क्या है? उत्तरी। ठीक है, सबसे उत्तरी हिस्सा छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा है? बलरामपुर। और बलरामपुर के कौन सा संदरी, सॉरी, सुंदरी रामानुजगंज, कहां पर? रामानुजगंज, रामानुजगंज, सुंदरी के जो रामानुजगंज है, ठीक है, बलरामपुर के जो सुंदरी रामानुजगंज है, ठीक है, वो क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी हिस्सा है, सबसे उत्तरी भाग है। सबसे दक्षिणी भाग जो है आपकी सुकमा, ठीक है, ये है सबसे दक्षिणी भाग, सबसे दक्षिणी भाग। और सबसे दक्षिणी भाग क्या है? कोटा। कहां पर? सुकमा का, सुकमा का कोटा क्या है भाई साहब? सबसे दक्षिणी हिस्सा छत्तीसगढ़ का है। वहीं पर सबसे पूर्वी स्थल जसपुर, सबसे पूर्वी स्थल क्या है? ये पूर्वी स्थल क्या है? जसपुर। सबसे पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी हिस्सा क्या है? वो है गिरला। और गिरला कहां पर आएगा? गिरला है आपका जसपुर में। ठीक है, सबसे पूर्वी हिस्सा क्या है? गिरला। चलिए, सबसे पश्चिमी हिस्सा की बात करें तो वो क्या है? आपके बीजापुर। बीजापुर क्या है? सबसे पश्चिमी, पश्चिमी हिस्सा। और बीजापुर का जो भद्रकाली स्थल है, भद्रकाली, ठीक है, कहां पर? भोपाल पट्टनम। ठीक है, भद्रकाली भोपाल पट्टनम के स्थान पर है, तो वो क्या है? सबसे पश्चिमी हिस्सा। तो सबसे पश्चिमी हिस्सा, सबसे दक्षिणी हिस्सा कुंटा, सबसे पूर्वी हिस्सा, सबसे उत्तरी हिस्सा, ही याद रखेंगे। चलिए, हो गए। चलिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए। ये तो खैर बहुत सारी चीजें बुक में मिल जाएगी आपको। ठीक है, अक्षांश रेखा लीजिए, मकर रेखा, विषुवत रेखा आप लिख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे चीजें आपको मिल गए। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए, ठीक है, तो आपके कहाँ से कहाँ तक होती है? आपकी, आपके महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़
चिरमिरी भरतपुर, मैं लिख देता हूँ। महेंद्रगढ़ नया जिला बना है वो चिरमिरी, चिरमिरी भरतपुर, भरतपुर। ठीक है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। यहां से होकर क्या होती है, गुजरती है। मानक समय रेखा की बात करें, ठीक है, तो मानक समय रेखा एक तो सूरजपुर, कोरिया, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, ये 3 हो गए। कोरबा 4 हो गए। जांजगीर चांपा 5 हो गए। बलौदा बाजार 6 हो गए। महासमुंद, महासमुंद 7 और गरियाबंद, गरियाबंद ये हो गए आपके 8। तो टोटल और जो संख्या है वो कितनी है, 8 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। ठीक है, क्या है भाई साहब, 4 यहाँ पर होकर गुजरती, मैनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, पूरे सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, और अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार हो गए, कर्क रेखा भी हो गए। ठीक है, और आपके मानक समय रेखा क्या है, ये हो गए। ठीक है, इसलिए IST 9 क्यों वहां पर जो दिखा जाता है। ठीक है, IST 9 यही है। आप जाके देखेंगे, हर आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे। ठीक है, तो 5.5 घंटा आगे मोबाइल में सेट करके देखिए। ठीक है, वो आपको दिखाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें तो आप बुक से देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ के समुद्र तल से ऊंचाई 500 मीटर दूरी है। ठीक है, वगैरह वगैरह। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, किस किस स्थल को छूती है। ठीक है, तो ये चीजें जो नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें वो आप तो बुक से पढ़ सकते हैं, सभी चीजें तो बताना संभव नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आप जो चीज मैं आज हमने स्टार्ट किए थे वो यहाँ पर तो खत्म हो ही जाता है। नेक्स्ट हम क्लास में हम बात करेंगे भूगर्भीय संरचना। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आज ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये तो पर एक खत्म हो गया भाई साहब, अब इसको कहाँ मैं आगे बढ़ाऊँ, तो 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भू गर्भिक, गर्भिक संरचना, संरचना। ठीक है, भूगर्भिक संरचना। और भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत जो है सेल है आर्कियन। ठीक है, कौन से, आर्कियन, आर्कियन सेल समूह, सेल समूह हो गया। आपकी जो है क्या, धारवाड़ सेल समूह हो गया, धारवाड़। आपकी जो है कड़प्पा, कटप्पा नहीं हुआ, कड़प्पा है भाई साहब, कटप्पा आपने बोल दिया, मैं ही बोल दिया, कड़प्पा सेल समूह। ठीक है, आपकी गोंडवाना, गोंडवाना सेल समूह। आपका दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा भूगर्भिक संरचना। ठीक है, आधे घंटे की क्लास होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे भौगोलिक विभाजन, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन। छत्तीसगढ़ का क्या है, भौगोलिक विभाजन। और भौगोलिक विभाजन में आप देखेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेल खंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, जसपुर पाट प्रदेश बोल सकते हैं, सामरी पाट नहीं,
जसपुर पाट प्रदेश वो उसके अंतर्गत आ जाएगा, पाट प्रदेश है। आर का छत्तीसगढ़ का मैदान, महानदी बेसिन जिसको बोल सकते हैं, महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ के मैदान में महानदी बेसिन। और दंड कारण्य क्षेत्र, दंड कारण्य। तो ये सभी चीजें दोनों छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना और छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन दोनों हम कल की क्लास में देखेंगे। और कल की क्लास में ये दोनों तो नहीं होगा, भूगर्भिक संरचना होगा और आधा हाफ जो है भौगोलिक विभाजन होगा। हम दो भौगोलिक विभाजन कल करेंगे, पूर्वी बघेल का पठार जिसमें साउथ पठार और महानदी बेसिन और दक्कन जो है, ठीक है, दक्षिण जो है दंड कराने का जो क्षेत्र है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस प्रकार से चलता रहेगा हमारा छत्तीसगढ़ की क्लास। और इसके पहले हम बहुत सारी चीजें बात कर लिए हैं। तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, मेरे पहले आप देख जाके देख सकते हैं। फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फिजिक्स क्लास में एक तो हो चुका है आपका यूनिट एवं मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट एवं मेजरमेंट हो चुका है। फिर आपका मोशन भी हो चुका है, एक तरह से मोशन आया है, थोड़ा से बाकी है, तो वो मोशन का दूसरे पार्ट में हो जाएगा। फिर उसके बाद जो वर्क पावर एनर्जी, कार्य, वर्क पावर एनर्जी, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये हम देखेंगे। और आगे हम फिजिक्स में बढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी आगे बढ़ रहे हैं। और ये दोनों खत्म होगा, ठीक है। अब जो दोनों खत्म होगा उसके बाद हम फिर भारत की जियोग्राफी पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, भारत की जियोग्राफी देखेंगे और उसके साथ साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो वो भी पैरेलल चलेगा, अभी पूरा साइंस और सीजी पैरेलल चल रहा है, दोनों खत्म हो जाएगा। तो भारत की जियोग्राफी, भारत का जो भूगोल और जो है संविधान, ये दोनों हम साथ में देखेंगे। फिर हिंदी चलेगा आपका, एक तरफ हिंदी चलेगा और एक तरफ कुछ और बोल सकते हैं, कुछ भी हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज चलेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो चलेगा। तो वो हम देखेंगे, पूरा जो है आपका सिलेबस यहाँ पर कवर होगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे भाई साहब, क्योंकि जो है अब आगे तो बढ़ नहीं सकते, भूगर्भिक संरचना 10-15 मिनट बाकी है, तो 10 मिनट में हम क्या देखें, और 10 मिनट में हो भी पाएंगे नहीं, क्योंकि बात करने में 10 मिनट निकल जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए कल ही देखें और देखना बेहतर रहेगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ रफ। तो आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और ये सारी चीजें समझिए भाई। पढ़ना अलग चीज है और समझ के पढ़ना अलग चीज है, याद करना अलग चीज है और जो है समझ के याद करना अलग चीज है, तो सब में अंतर है। तो आप जो है याद रखिए, ये ज्योग्राफिकल एरिया ये खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए, बाकी आप बुक से देख सकते हैं, ये सारी बातें आप बुक से देख सकते हैं। ये समझाने वाली चीजें, समझने वाली चीजें यहाँ से है, ठीक है, समझने समझाने वाली चीजें ये सारी बातें हैं। आप बुक से उसको देख भी सकते हैं, बहुत सारी चीजें लिखी है बुक में। चलिए आगे बढ़े, कहने का मतलब है अब चले, टाइम हो चुका है और नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सीजी कंप्यूटर्स का ये जो चैनल है उसको हमेशा जो है याद रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो अपने दोस्तों को जो है शेयर करते रहे, ताकि और लोगों को और स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब बातें करेंगे। थैंक यू।